अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं? देखो, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है प्रोबेबिलिटी में, ट्वेल्थ क्लास की प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, E/F। इसका मतलब था प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज बीन अकर्ड। E की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब F हो चुका। मतलब E जो है वो F पर डिपेंड कर रहा है, और इसका फॉर्मूला था E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था। अब मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द probability that and the probability of spade. Probability of spade. Given that it is ace, 52 ताश में से एक ताश को निकाला गया। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्पेड है। दिया गया है कि वो इक्का था। अब मैंने ई बोल दिया स्पेड को, और एफ बोल दिया मैंने इक्के को। ठीक है भाई। अब मैं आपसे बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, स्पेड कितने होते हैं? 13। तो ये बन जाएगा 13/52। और इक्के कितने होते हैं? 4/52। अब मुझे बताओ ई इंटरसेक्शन एफ। ई में और एफ में क्या कॉमन होगा? इक्के होते हैं 4, स्पेड होते हैं 13। उनमें कॉमन होगा एक कार्ड जो कि इक्का होगा स्पेड का, है ना। वन कार्ड, वन कार्ड। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52। अब आप सोचो, प्रोबेबिलिटी पूछी थी स्पेड की। इसकी पूछी थी स्पेड की। गिवन है कि वो इक्का है, मतलब ई की प्रोबेबिलिटी पूछी है, और एफ जो है वो गिवन है। तो ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब इसका फॉर्मूला क्या, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1/52। और एफ की क्या दे रखी है? 4/52। इससे कैंसिल 1/4। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? मैंने क्या फाइंड किया? E/F। E/F। अब आप देखो, E/F का मीनिंग है कि पहले F हो चुका है, अब E हो रहा है। F पर डिपेंड हो, F के बाद E हो रहा है, F पर डिपेंड होकर। मतलब प्रोबेबिलिटी मेनली पूछी किसकी जा रही है? E की। किसके बाद? लेकिन अगर मैं आपसे डायरेक्टली E पर जाने को कहूँ, तो आप कहोगे सर जी ये भी 1/4 है। समझ रहे हो ना। E F पर डिपेंड होकर हो तो भी 1/4 है, बिना डिपेंड हुए हो तो भी 1/4 है। तो मैं बोलूंगा इसका मतलब E पर F का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ पी ई ऑब्लिक एफ पी ई के बराबर है। मीन्स ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एफ। ई एफ से इंडिपेंडेंट है भाई, ये है इसका मतलब। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है इस पर ई के होने, एफ के होने का कोई फर्क नहीं पड़ा। पीई और पीई ऑब्लिक एफ दोनों सेम है। अब जब दोनों सेम है तो पीई ऑब्लिक एफ
इज इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होगा। अब ये क्या है ये, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो ये क्या है, तो आप कहोगे सर जी ये तो पीई है, क्या है, और ये पी एफ इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, ये आपका पी एफ है, बराबर हो गया ई इंटरसेक्शन एफ। तो बस ये बात आपको याद रखनी, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है, ई और एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसी पर पूरी कहानी चलेगी अब हमारी, शुरू की जाए उस कहानी को। देखो ये लो, पहला सवाल, पी ए 3/5, पी बी 1/5, पी ए इंटरसेक्शन बी कहता है, बता दो क्या होगा अगर ए और बी क्या हो, बताओ कुछ है इसमें, 3/5 और 1/5। एक्सरसाइज 13.2, पीई 3/5, पी एफ 1/5, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, पीई इंटू पी एफ। क्यों, क्योंकि बोला है इंडिपेंडेंट है, 3/5 और इंटू 1/5, आंसर कितना आएगा 3/25। आ गई बात समझ में, ठीक है। दूसरा सवाल, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 कार्ड निकाले गए रैंडमली एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जानते हो, नहीं सफल का मतलब नहीं होता विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है एक कार्ड निकाला, चेक करा, साइड में रख दिया, वापस नहीं रखा, वापस उस ताश की गड्डी में नहीं रखा, अलग रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाल। अगर कहता विद रिप्लेसमेंट मतलब वापस रख दिया, एक कार्ड निकाला, कलर चेक किया, वापस रख दिया, उसे कहेंगे विद रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability both are black. दोनों ब्लैक हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है। दूसरा सवाल ध्यान से समझना, हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 एंड B2, B1 एंड B2, B1 एंड B2 का मतलब B1 इंटरसेक्शन B2। अब अगर मान लो मैंने एक ब्लैक कार्ड निकाल लिया, तो क्या दूसरे का ब्लैक कार्ड आना जरूरी है, दूसरा ब्लैक कार्ड ना हो ऐसा जरूरी है, तो मतलब यहाँ एक दूसरे पर डिपेंडेंसी थोड़ा ही है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक वन, पहले ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, ब्लैक कितने हैं और टोटल कितने हैं, और दूसरे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितनी, 25 क्यों कह रहे हो, अरे 24 कह रहा है, 25 क्यों होगी, क्योंकि निकाल के हमने साइड में रख दिया। तो B1 एंड B2 मतलब B1 इंटरसेक्शन B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू B2 26/52 और 25/51, 26 एकम 26 दूनी 52 और 25 बटे में 100, बस। सवाल नंबर 3, पहले सवाल नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे फिर करेंगे, समझेंगे पहले। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges. एक बॉक्स जो है वो इंस्पेक्ट किया जाता है, चेक किया जाता है, जांचा जाता है 3
रैंडमली ऑरेंज को ड्रॉ करके उनसे ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं आपको समझाऊंगा। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामाइनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस। 3 रैंडमली ऑरेंजेस को सेलेक्ट किया जाता है, उनको एग्जामाइन किया जाता है और उसी से रिलेट करके हम उस बॉक्स पर रिजल्ट देते हैं। इफ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। जैसे मान लो हम कहीं पर कुछ सामान खरीदने गए, हम मंडी में गए, जो मंडी के थोक विक्रेता होते हैं वो हमें पेटी ऊपर से खोल के दिखा देते हैं। हम तो संतरे ही खरीदने हैं, ऊपर से खोल के दिखा देंगे, कहेंगे देख लो भाई ठीक। हम पूछते हैं क्या रेट है, उसने बोला 25 रुपए किलो। हमने बोला आप इन सारी पेटियों को यहाँ पलट दो और हम इनमें से छांट लेते हैं, एक पेटी निकाल लेते हैं सब में से। वो बोलेगा 40 रुपए की। बोलेगा नहीं बोलेगा? कहेगा फिर तो वो। जब आप छांटोगे तो 40 रुपए किलो, आप ऐसे ही बस ऊपर से देख के ले लोगे तो 25 रुपए किलो। अब रिस्क भी है कि ऊपर ऊपर के ठीक है, नीचे के सारे खराब हो, है ना। तो ऐसे क्या होता है, इसने ये बोला है कि एक पेटी में 15 संतरे हैं। कितने संतरे हैं? 15। मैं आपको एक कहानी समझा देता हूँ, फिर सवाल पढ़कर देख लेना। 15 संतरों में से 12 संतरे तो ठीक है पेटी के अंदर, 3 संतरे दबा के रख रखे नीचे को खराब। ठीक है। अब वो पेटी बिकने के लायक है या नहीं, इसका पता हम कैसे लगाते हैं? ध्यान से कहानी को समझना। एक संतरा निकाला, चेक किया, अगर वो बढ़िया है, अच्छा है, उसे साइड में रख दिया, पेटी में वापस नहीं रखा, क्योंकि मैं पेटी में से और भी संतरे निकालूंगा, कहीं ऐसा ना हो दोबारा फिर वही आ जाए। फिर दूसरा निकाला, ठीक है, साइड में रख दिया। फिर तीसरा निकाला, ठीक है, साइड में रख दिया। अगर तीनों ठीक हैं तो मैं बोलूंगा इट इज अप्रूव्ड फॉर सेल, और अगर उन तीनों में से एक भी खराब है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, नॉट अप्रूव्ड फॉर सेल। समझ में आ गई बात? मैं 3 संतरे सैंपल के तौर पे लूंगा, तीनों ठीक आ गए तो अप्रूव हो जाएगी, तीनों में से कोई भी खराब आ गया तो अप्रूव नहीं होगी। और ये कहा गया है कि एक पेटी में 15 संतरे हैं, उनमें 12 सही हैं और 3 खराब हैं। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बिकने के लिए अप्रूव हो गई। तो भाई वो अप्रूव तब होगी जब हम जो 3 संतरे चेक करने के लिए निकाल रहे हैं वो तीनों ठीक होंगे, या नहीं? अप्रूव कब होगी? जब हमारे तीनों संतरे ठीक होंगे, और ठीक टोटल कितने हैं? 12। तो जब हमारे तीनों संतरे 12 में से आएंगे, वैसे तो 15 है, जब हमारे तीनों संतरे 12 में से आएंगे, अगर हमारे तीनों संतरों में से कोई भी एक संतरा खराब वालों में से आ गया, क्या करेंगे? मना कर देंगे, है ना। तो अब देखो अप्रूव कब होगी बिकने के लिए? वो बिकने के लिए अप्रूव तब होगी जब पहला भी ठीक हो, गुड वन, दूसरा भी ठीक हो और तीसरा भी ठीक हो। ठीक है। और इससे तो डिपेंडेंसी थोड़ा ही है इनके अंदर कि भाई पहला ठीक है तो दूसरा जरूर ठीक होगा, कुछ जरूरी थोड़ा ही है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडेंसी नहीं। इंटरसेक्शन लगेगा, एंड का मतलब अभी हो जाएगा G1 इंटू 2 इंटू, है ना। अब सही, पहला संतरा सही है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12/15, क्योंकि 15 में से 12 सही है, 15 में से 12 सही है। और दूसरा सही होगा 11/14। गलत तो नहीं बोला मैंने? और तीसरा सही है 10/, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 G2 12/15, 11/14 और 10/13। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, चुक 12 और 2 सत्ते। ऊपर क्या बचेगा और नीचे क्या बचेगा?
खत्म हो गया सर। नहीं आई बात समझ में? आ गई? अगला सवाल, सवाल नंबर 4। क्या कहता है सवाल नंबर 4? ए फेयर कॉइन एंड एन अनबाइज्ड डाई, एक सिक्का और एक डाई दोनों टॉस किए गए। करो भाई, पहले इनको टॉस करो, इनके आउटकम लिखो। के पर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, और इसके साथ डाइस पर क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक। गलत तो नहीं कह रहा हूं? टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, है ना? अब इसने क्या कहा? लेट ए बी द इवेंट, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ए, हेड अपीयर्स ऑन कॉइन, मेरे हिसाब से बनेगा H1 और H2 और H3, H4, H5, H6। बी क्या कहता है? बी, बी 3 ऑन डाई, डाई पर कितना? 3। H1, H3 और, तो बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/12। बी की क्या है? 2/12। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? H3 है। चलो ठीक है। बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 1/12। अब आप मुझे पी ए इंटरसेक्शन पी बी बता दो। पी ए कितना है? 6/12। और ये कितना है? 2/12। 2 से कटेगा 6 बार, 6 से 6 कटेगा 1/12। क्या ये पी ए इंटरसेक्शन बी आया? देख के बताओ, आया बराबर? हाँ। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी कैसे इवेंट्स हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट। बस। 5th क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन में क्या कहता है? ए डाई मार्क 1 2 3 इन रेड, एक डाई पर 1 2 3 लिखा है लाल कलर में। कौन से कलर में? लाल कलर में। 5वां सवाल, रेड कलर में लिखा है 1 और 4 5 6 लिखा है ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर में क्या लिखा है? ठीक है जी। अब इसने क्या कहा? लेट ए बी द इवेंट। देखो ये लिखा है ए बी द इवेंट, द नंबर इज इवन। ए इवेंट है कि नंबर इवन है? नंबर इवन है। 2 4 बी, बी बी द इवेंट नंबर इज रेड। बी इवेंट है कि नंबर रेड है? 1 2 3 बटे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना आएगा भाई? देखो दोनों में 2 ही तो कॉमन है। अब बताओ पी ए है 3/6, ये भी 3 कम 3 आया। तो क्या ये पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है? नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन। तो क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है? ए एंड बी आर नॉट
independent event are not dependent. कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, पीई 3/5 है, पी एफ 3/10 है, 5 है और पी एफ बटे और पीई इंटरसेक्शन एफ 1/, और पूछता है ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ये तो पूछता है, तो हम तो बड़ी आसानी से बता देंगे। ई एफ निकालो, 3/5/10, आंसर है 9/। ठीक है भाई यहाँ तक? हाँ भाई, तो सवाल 6 में क्या था? हमें बताना था कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब सवाल नंबर 7, 7वां सवाल क्या दे रखा है हमें? पी ए 1/2, पी ए यूनियन 3/5, पी ए 1/2, पी ए यूनियन 3/5 और पी भी दे रखा है स्मॉल पी, और हमसे कहता है पी फाइंड करो। क्या करो? फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अब आप कहोगे सर जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। इसकी वैल्यू कितनी है? 3/5। ए की वैल्यू कितनी है और बी की कितनी है? पी। 3/5 में से 1/2 माइनस कर दो, पी हो जाएगा। 2 3 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो पी कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है। सेकंड कहता है अगर इंडिपेंडेंट हो, क्या हो? इंडिपेंडेंट। तो भाई अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए इंटू पी बी। होगा नहीं होगा? पी ए कितना है? पी ए कितना है और पी बी कितना है? पी। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, भाई पी की तो वैल्यू निकालनी है, पी की दोनों केस में वैल्यू निकालनी है। अब पी थोड़ी निकल गया अभी आप ये फॉर्मूला लगाओ, ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी कितना है? 3/5। पी ए कितना है?
पी बी कितना है पी, और ये मत कहना पी की वैल्यू 1/10 रख दो, वो पहले थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में थी वो। अब तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है इंडिपेंडेंट में। इसकी वैल्यू कितनी है -p/2, इसे इधर भेज दो। 3/5 -1/2, 2 इंटू पी माइनस पी, यही है ना। 3 दूनी 5 एकम और बटे में, और यहाँ पर p अपॉन, और 2 से 10 कटेगा तो p की वैल्यू 1/5। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 8, 8वां सवाल। p कहता है लेट a एंड b बी इंडिपेंडेंट इवेंट, p a 0.3, p b 0.4, p a 0.3 और p b 0.4। a इंटरसेक्शन b चाहिए, a इंटरसेक्शन b। a कितना है और b कितना है, कितना आएगा? हो गया ये तो, इंडिपेंडेंट बोल दिया था ना इसने। सेकंड क्या बोल रहा है? ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है, पी बी कितना है, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है? आंसर कितना आएगा? 0.58। पी ए ऑब्लिक बी, पी ए ऑब्लिक बी क्या आएगा इसमें? पी ए इंटरसेक्शन अपॉन पी बी, यह है 0.12 और 0 पॉइंट हटा दिया, 4×3 = 12, 4×4 = 40, कितना आ गया? 3/10 बोल लो या 0.3। फोर्थ में पी बी ऑब्लिक ए, इसे आप खुद निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 9th, 9th क्वेश्चन। लेकिन 9th क्वेश्चन को करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें जान लो। आप लोगों ने 11th क्लास में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। वो ये कहता था ए डैश यूनियन बी डैश बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। फिर आपने पढ़ा होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका कहना है ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है। अब इसके बाद किसी भी इवेंट के होने प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1, ये 10वीं क्लास की बात है। तो अगर पी ई डैश चाहिए तो 1 माइनस पी ई, और पी ए यूनियन बी का होल डैश चाहिए, पी ए यूनियन बी का होल डैश, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश चाहिए, क्या आएगा? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है यहां तक? अब सवाल है, सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 9th। ए और बी दो इवेंट है, पी ए की वैल्यू 1/4, पी बी की वैल्यू 1/2। पी ए की वैल्यू 1/4, पी बी की वैल्यू, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/8। और हमसे पूछा जा रहा है नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी।
नॉट ए का मतलब ए डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब बी डैश। सही कर दिया मैंने। अब डी मॉर्गन लॉ के अनुसार ए यूनियन बी का होल डैश बन गया। तो ये बन गया 1 माइनस पी ए यूनियन बी। सही है यहाँ तक भी, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसके बाद 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल लो भाई। कैसे निकालोगे? ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो पी ए कितना है 1/4, पी बी कितना है 1/2 माइनस 1/8। ये एलसीएम आ जाएगा 8, 2, 4, तो ये आ गया आपका 5/8। तो बस यहाँ लिखो 1 माइनस 5/8 और आंसर कितना आएगा 3/8। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर है? 10वां सवाल देखिए। 10वें सवाल में क्या कहता है? इवेंट ए एंड बी आर सच डेट पी ए दे रखा है 1/2, पी बी दे रखा है 7/12। पी ए 1/2, पी बी 7/12 और पी नॉट ए और नॉट बी, पी नॉट ए और नॉट बी, ये क्या दे रखा है 1/4। नॉट ए का मतलब क्या होगा ए डैश, और का मतलब और बी डैश। इसने पता है हमसे क्या पूछा है? इसने हमसे पूछा है कि बताना है आपको ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश 1/4। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, तो अब इसको धर ले जाओ 1 माइनस 1/4 पी ए इंटरसेक्शन बी। कार्यक्रम 4 माइनस 1 3/4 पी ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं? ये क्या निकाला मैंने? हाँ। अब आप पी ए इंटू पी बी बताओ क्या होगा। 1/2 7/12 7/24। अब मुझे बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटू पी बी आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। यही बताना था, वेरीफाई करना था, स्टेट मतलब बताना था है या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आज तक। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। यहीं तक कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे।